बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। जैसे कि आपको मैंने जब सबक हमारे पेशे में पैराग्राफ की स्लीस का सबक करवाया था बेटा, तभी मैंने आपको बता दिया था कि एक गाय और बकरी जो अल्लामा इकबाल की नज़म है उसे हम पढ़ेंगे। तो आज के काम में हम एक गाय और बकरी की नज़म की पढ़ाई करेंगे और उसका मश्की काम करेंगे। बच्चों के लिहाज से नज़म के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि बच्चों के लिहाज से अल्लामा इकबाल ने ये बहुत खूबसूरत नज़म लिखी हुई है। बच्चे ऐसी नज़म पढ़ के बहुत खुश भी होते हैं और यकीनन ऐसी नज़म जिसमें उनसे इंटरेस्टेड कोई चीज़ शामिल हो, जैसे बकरी और गाय। ख़ासतौर पे छोटे बच्चे जो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उन्हीं से ये रिलेटेड नज़म है कि वो पता तो हमें तभी चलेगा जब हम नज़म पढ़ेंगे कि इस नज़म में क्या वो बयान कर रहे हैं। ठीक है, तो नज़म का नाम आप गौर से देख लें। नज़म का नाम क्या है? एक गाय और बकरी। ठीक है, दोनों की पिक्चर्स भी आपको नज़र आ रही हैं। किताब का सफ़ा नंबर है 90। किताब का सफ़ा नंबर क्या है? 90। अब आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है। एक चरागाह हरी भरी थी, कहीं थी सरापा बहार जिसकी ज़मीन। क्या समा उस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियां थीं रवां। थे अनारों के बेशुमार दरख्त और पीपल के सायादार दरख्त। ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तायरों की सदाएं आती थीं। ये तो हो गया बेटा हमारा फर्स्ट जो बंद नज़म का हमने पढ़ा है। ये शेर की चंद लाइनें हमने स्टार्ट में नज़म से पढ़ी हैं। तो इसका मफ़हूम जो है वो भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि अल्लामा इकबाल ने ये नज़म लिखी है तो उसमें किस माहौल का जिक्र किया। उसमें एक चरागाह का जिक्र किया है और चरागाह का जो मंजर है वो कैसे बताया है, हरा भरा बताया है। और चरागाह में मौसम कौन सा बताया है। चरागाह का पता है ना आपको? चरागाह क्या होती है? जानवरों के चरने की जगह जहाँ पे घास, हरी हरी घास और ऐसी जानवरों की खुराक के लिए ऐसी जगह जहाँ पे वो आसानी से उनको खुराक चरने के लिए जो चारा है वो मुहैया हो। उस बहार चरागाह का मंजर बयान करते हैं सबसे पहले। और उसका मंजर क्या है कि उसमें पीपल और अनार के सायादार दरख्त हैं, उसमें ठंडी हवाएं चल रही हैं। और मौसम कौन सा? जिसमें बहार के मौसम का जिक्र किया है। और साथ साथ उसके परिंदों की जो तायरों का क्या मतलब होता है? तायरों की सदाएं क्या होता है? जो परिंदों की जो आवाज़ें हैं। ठीक है, तायरों की सदाएं क्या है? परिंदों की जो आवाज़ें हैं, उनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ें, चहचहाने की परिंदों की आवाज़ें उस चरागाह में आ रही हैं। नेक्स्ट आप देखें, किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया। झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया। क्यों बड़ी भी मजाज कैसे हैं? गाय बोली। क्यों बड़ी भी मजाज कैसे हैं? गाय बोली के खैर अच्छे हैं। कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में जिंदगी अपनी। आदमी से कोई भला ना करे, इससे पाला पड़े खुदा ना करे। अब दूसरे में हमने जो सबसे पहले तस्वीर देखी थी ना एक बकरी और गाय की, उन दोनों की आपस में गुफ्तगू का जिक्र किया गया है। और गुफ्तगू का जो अंदाज है वो बताया गया है कि किस तरह वो एक नदी थी, नदी के पास एक बकरी जो है वो घास चर रही थी। चरते चरते वो कहाँ पे आने के लिए नदी के पास आ गई। ठीक है, कहीं से चरते चरते जहाँ पे वो आसपास चरागाह होगी, छोटी मोटी घास चरते चरते वो कहाँ पे आ गई? नदी के पास आ गई। उसने इधर उधर रुक के ठहर के यानी इधर उधर देखा, रुक गई और वहाँ पे उसने आसपास आपने देखा, उसने देखा कि उसके पास एक गाय खड़ी नजर हुई है। तो जब उसने इतना बड़ा जानवर देखा, सबसे पहले तो वो क्या किया उसने गाय को झुक कर सलाम किया, यानी अदब से सलाम किया। झुक कर सलाम का क्या मतलब है? उसको बड़े अदब से सलाम किया और फिर तरीके से यूं कलाम किया, यानी फिर बड़े अच्छे तरीके से उससे मुखातब हुई, उससे बातचीत शुरू की। क्यों बड़ी भी अल्फाज क्या उसने इस्तेमाल किए? क्यों बड़ी भी, बुजुर्गों के लिए यानी बड़ों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। आप मजाज कैसे हैं? आपके मजाज, आपका हाल चाल कैसा है? गाय बोली कि खैर अच्छे हैं। गाय ने बड़े
उस तरह अंदाज में कहा कि खैर अच्छे ही हैं, कट रही है बुरी भली अपनी, यानी उसके गाय के ने जो जवाब दिया उसमें उसका शिकवा नज़र आ रहा था, उसको कुछ शिकायतें नज़र आ रही थी गाय के जवाब में कि वो खुश नहीं है। अब किस बात पे खुश नहीं है, नेक्स्ट लाइनों में हम देखते हैं। है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी, कि उसने क्या किया कि बस अच्छी भली जैसी भी है ज़िंदगी कट रही है, लेकिन मेरी ज़िंदगी क्या है, मुश्किल में है, मुसीबत में है। तो किस वजह से मुश्किल में है कि मेरा किसी आदमी से पाला पड़ा हुआ है, पाला पड़ना वास्ता पड़ना, कि मेरा एक ऐसे आदमी से वास्ता पड़ा हुआ है जो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता। ये तो मैं खुद से कह रही हूँ ना, लेकिन वो तंग किसकी वजह से, वो आदमी के सलूक की वजह से, या वो अब आगे हम पढ़ेंगे कि वो उस आदमी से जिससे उसे उसका पाला पड़ा हुआ था वो उससे नाराज़ क्यों थी, वो उसके बारे में गिला शिकवा क्यों कर रही थी। जी बेटा सब अपने पेजेस टर्न ओवर कर लें, और पेजेस है आपका, पेज नंबर है 91 पेज पे आप आ जाएं। दूध कम दूं तो बुड़बड़ाता है, क्या उसने बताया कि दूध कम दूं तो बुड़बड़ाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है, इसके बच्चों के पालती हूँ मैं, उसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं, बदले नेकी के ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। अब वो क्या करती है, अपना किस बातों पे अपना शिकवा बताती है। वो कहती है कि अगर मैं दूध कम दूँ, गाय दूध देती है ना, कि अगर मैं दूध कम दूं तो फिर वो क्या करता है, फिर वो मुंह में ऐसे गुस्से वाली बुड़बुड़ाने की, यानी बुरा बुरा करने की आवाज़ें आती है। बुड़बुड़ाना होता है बेटा मुंह में कुछ ऐसे अल्फाज कहना जिसके दूसरों को वाज़ेह तौर पे समझ ना आए, लेकिन वो गुस्से में अपने अल्फाज का इजहार कर रहा हो, वो उसको कोस रहा हो। जैसे कोसना होता है ना, कोसना है कि कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही हो लेकिन ज़बरदस्ती आप किए जा रहे हैं, तो वो फिर यूँ करता है कि अब वो आदमी जो है वो उस पर अगर दूध कम हो जाता है तो वो क्या करता है, वो बुड़बड़ाता है, वो उस गाय को डांटता है कि इतना चारा खिलाता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, तो तुम मुझे दूध इतना कम देती हो। अगर मैं दुबली हो तो फिर अगर मैं कमज़ोर हो जाती हूँ, दुबली पतली हो जाती हूँ, तो फिर क्या करता है, वो मुझे बेच देता है। हालांकि मैं क्या करती हूँ, मैं उसके बच्चों को पालती हूँ, यानी मेरे दूध बच्चे, छोटे बच्चों की, चूँकि आपको पता है जो बच्चे होते हैं एज के मुख्तलिफ मराइल से, जैसे बहुत छोटा बच्चा होता है उस पर दूध पर ही उसका गुजारा होता है, और दूध से ही बच्चों की परवरिश, जो बहुत छोटी उम्र में जो नौनिहाल छोटे बच्चे होते हैं उनकी दूध से परवरिश होती है। तो वो कहती है कि मैं उसके बच्चों को दूध देती हूँ और दूध से वो बड़े हो रहे हैं, दूध से उनकी परवरिश हो रही है, जो दूध से उनकी जान यानी डालती हूँ, दूध से वो स्ट्रांग हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। लेकिन जो मैं उसके बच्चों के साथ ये नेकी कर रही हूँ उसके बदले में क्या है, अल्लाह ताला मैं तुझसे फरियाद करती हूँ, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ। दुहाई होता है इल्तिजा करना, फरियाद करना, अपना शिकायत करना, अपना दुख बयान करना कि मैं ये नेकी कर रही हूँ, ये कि मैं उसके साथ नेकी कर रही हूँ और वो मेरे साथ क्या कर रहा है, वो मेरे साथ बुराई। उसको अपने मालिक यानी जो गाय जिसने रखी है उसको वो उसकी चीज़ें बातें पसंद नहीं है, जो वो उसका सलूक है। अब नेक्स्ट देखिए, बकरी अब अगर उसको जवाब देती है, सुन के बकरी ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा, बात सच्ची है बेमज़ा लगती है, मैं कहूँगी मगर खुदा लगती। ये चरागा, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया, ऐसी खुशियाँ हमें नसीब कहाँ, ये कहाँ बेज़ुबां गरीब कहाँ, ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ़ सारे उसी के दम से हैं, 100 तरह का बनू में है बनू में है खटका, वहाँ के गुजरान से बचाए खुदा, हम पे एहसान है बड़ा इसका, हमको ज़ेबा नहीं गिला इसका। अब बकरी ने जब ये सारी बात सुनी गाय की, कि गाय को तो बहुत शिकवा है अपने मालिक से, तो वो फिर उसको क्या करती है, उसको उसके जवाब देती है। क्या कहती है कि कहती है कि बेशक उसको कहती है कि जो मैं बात कहूँगी आपको, जो आप शिकवा कर रही हो, ये बेशक आपको अच्छी ना भी लगे, आपको ना भी पसंद आए, लेकिन मैं कहूँगी, चूँकि बात जो है वो पाए में है, यानी बात मजबूत है और बात ऐसी है कि जिसको जो सब उसको क्या उससे इत्तेफाक करेंगे कि मैं सही बात कर रही हूँ। तो हमेशा कहते हैं कि जो नसीहत होती है वो कड़वी होती है, जो बात भलाई की होती है ना एकदम हमें बता, वो हमें थोड़ा सा पहले हमें उस पर आता है, लेकिन जब हमें फ़ायदा नज़र आना शुरू होता है थोड़ी सी देर बाद, तो फिर हमें समझ आता है कि नहीं ये बात सही थी। तो वो कहती है कि मैं कहूँगी ज़रूर। वो अब उसको उसके बताती है कि ये जो चरागा है जिसमें हम लोग घास फूस चर रहे हैं, घास खा रहे हैं, ये हवाएं जो इतनी ठंडी ठंडी हैं, ये हरी हरी जो घास है, ये सायादार जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, साया नज़र आ रहा है, ये खुशियाँ हमें नसीब कहाँ, ये कहाँ बेज़ुबां गरीब कहाँ, यानी ये जो नेमतें हमें नज़र आ रही हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा रहे हैं,
ये किसकी वजह से है? ये अल्लाह ताला ने बेशक इंसानों को दी है, लेकिन इंसानों को अल्लाह ताला ने अकल, शऊर और समझ दी है। वो फिर उसके मुताबिक अकल और शऊर इस्तेमाल करते हैं। वो दरख्त उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, सब्ज़ा उगाते हैं, और फिर क्या है, इन जानवरों का चारा, उनकी हिफाजत, ये सब के सब किसके दम से होती है? इस आदमी ही के दम से हैं। तो वो कहती है कि ये सारी की सारी चीज़ें किसके दम से हैं? आदमी ही के दम से हैं। अब 100 तरह का बनू में है खटका। बनू क्या होता है? बनू होता है जंगल। बनू क्या होता है? जंगल। कि जंगल में हमें 100 तरह का डर होता है। जंगल जो है वो एक खौफनाक जगह होती है। वहाँ पे तो इतना ज़्यादा हर तरह के जानवर होते हैं। वहाँ पे हमारी कोई जानवर जो है वो जो भी ताकत में होता है वो दूसरे जानवर का शिकार कर लेता है। तो वहाँ पे तो हमें, और अल्लाह ऐसी ज़िंदगी से बचाए जो जंगल की ज़िंदगी है। जैसे कहते हैं ना कि जब भी कोई काम ख़राब हो जाए तो कहते हैं कि जंगल का कानून है, कि जैसे भी हो हम मान लें बात, तो जंगल का कानून से मुराद ये है कि वहाँ पे जो जानवरों का कानून चलता है, जो जानवर ताकत में होता है वह दूसरे को क्या कर जाता है? वो खा जाता है। तो फिर वो बकरी जो है वो गाय को जब इस सारी ये बातें बताती है कि ये सबका बड़ा एहसान जो है ये हमारा किसकी वजह से है? ये इस इंसान की वजह से। तो हमें गवारा नहीं है कि हम क्या करें, उसका शिकवा करें, उससे जो शिकायतें करें उसकी, कि उसने ये किया, उसने ये किया। अब गाय ने जब बकरी की सारी बात सुनी तो फिर क्या कहती है? गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई, दिल में परखा भला बुरा उसने, और कुछ सोचकर कहा उसने, यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। ठीक है, अब देखें गाय ने जब ये बकरी की बात सुनी तो फिर उसको क्या हुई? वो शर्मिंदा हुई कि एक छोटी सी बकरी है, इतनी सी जान है, और इसने मुझे कितनी बड़ी बात समझाई है जो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने क्यों आदमी का गिला किया। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इसका तो समझ आ गया ना कि आदमी के शिकवे से पछताई, कि जो मैंने आदमी की बात की है, शिकायतें की हैं, मैं उससे मुझे उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पछताना होता है, कुछ काम कर लेना, बाद में फिर हमें होता है कि काश मैं ऐसा ना करती, काश इस तरह ना होता। दिल में परखा भला उसने, फिर उसने जो कुछ बकरी ने कहा ना, उसने फिर भला बुरा, यानी अपने साथ जो भला होने वाला है, जो उसके साथ अच्छाइयाँ होने वाली हैं, इंसान की वजह से अच्छाइयाँ हो रही थी, उसके एहसानात इंसान की वजह से हो रहे थे, फिर उसने उसको परखा, उसने उसको देखा, उसने उसको आजमाइश की, उसको जांचा कि हाँ वाकई ये तो बहुत ही ज़्यादा मेरे से गलती हो गई है, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर उसने सोच के, जब आपने ये सारा कुछ उसने अपने दिल में दिमाग में सोचा, बुरा भला जो भी बातें उसकी समझ में आई, तो उसने कहा कि यूँ तो बकरी तुम बहुत छोटी हो, लेकिन तुम्हारी बात जो है ना वो मेरे दिल को लगी है। कि क्या लगी है? तुम्हारी बात मेरे दिल को लगी है। ये तो बेटा आपकी होगी रीडिंग। आपने मुश्किल अल्फाज के जो मानी हैं उनका भी आपने ख्याल रखना है। मुश्किल अल्फाज इसमें कोई ज़्यादा है नहीं है, जो हैं वो उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। आपने अपनी बुक के जो बिल्कुल एंड पे जो सफ़ात होते हैं उसमें हर चैप्टर के लिहाज से सबक के अल्फाज मानी दिए गए हैं। आपने उनको क्या करना है? आपने उनको कर लेना है। नेक्स्ट ये तो होगी बेटा आपकी रीडिंग। और आपने अशार की तशरीह के हवाले से मैं बता दूं कि नज़म पढ़ते हैं तो हम इसकी अशार की तशरीह मैं भी करवाऊंगी बेटा। ठीक है, मैं भी आपको अशार की तशरीह करवाऊंगी, लेकिन अगर आप नज़म के जो लाइनें हैं उनके मफ़हूम को अच्छी तरह से समझ लें कि इसमें शायर बात क्या कहना चाह रहा है, इसमें वो हमें पैगाम क्या देना चाह रहा है, वो किस बात का जिक्र कर रहा है। डेफिनेटली हमारी उर्दू ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान में नज़म लिखी गई है, तो उर्दू में ही आप छोटे छोटे फ़िक्रों में सोचें, हर लाइन का एक फ़िक्रा बनाते जाएं और फिर उसको आप एंड पे ज्वाइन कर लें। पहले आप रफ काम करें, फिर उसको नीट कॉपी पे कर लें। करवाऊंगी तो मैं भी बेटा आपको करवाऊंगी, लेकिन आपने खुद से ये काम, जो 5th क्लास के बच्चे हैं वो स्टार्ट कर लिया करें अपना काम इस तरह का कि जितना ये एक्सरसाइज करेंगे, जितना ये मश्क का काम खुद करेंगे, खुद काम करने का जो तख्लीकी सलाहियतें होती हैं, शेर लिखने, तशरीह करने की, उर्दू की सलीस करने की, इसके अलावा सवालों के खुद से जवाब देने की, सबक को पढ़ के ये सब चीज़ें सब के अंदर ही होती हैं, तो आपने उसी तरह लिखना होती हैं। अब आ जाएं बेटा आप सबक के मश्की काम की तरफ। सबक का मश्की काम का सफ़ा नंबर है 92। सफ़ा नंबर क्या है? 92 सफ़ा नंबर पे सवाल नंबर 2 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर करें। ये अल्फाज आपको मदद के अल्फाज साइड पे दिए गए हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ये अल्फाज नहीं भी देते आपको, तो आपने अच्छे से अल्फाज को नज़म के इशार के मुताबिक याद कर लेना है। इनकी जो खाली जगह पूरा है वो नज़म के इशार के मुताबिक ही है। मैं भी पढ़ देती हूँ। दूध कम दूं तो बुड़बड़ाता है। फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सा लफ्ज़ आएगा? बुड़बड़ाता है। चिरागा हरी भरी थी,
आगे क्या है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है, ठीक है, हम पे एहसान है बड़ा उसका, ऐसी खुशियाँ हमें नसीब कहाँ। पहली फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सा लफ्ज़ आया, बुड़बड़ाता, दूसरी में हरी भरी, तीसरी में दुहाई, चौथी में एहसान, पाँचवीं में नसीब। उसके बाद बेटा सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज लिखें। ये आपने खुद करने हैं, ठीक है, ये तुलबा तलबात ने खुद करने हैं, ये आपका काम का करने वाला काम है और आपने इसको किस पे करना है, किताब पे ही करना है, नीचे आपके स्पेस बना के दी हुई है। नेक्स्ट आ जाए बेटा आप लोग सवाल नंबर 4 पे, इन अल्फाज के मुतजाद लिखे। ये भी तुलबा ने खुद करना है, ये भी आप लोगों ने खुद करना है। क्या करना है, आप लोगों ने खुद करना है। अल्फाज स्पेस छोड़ी हुई है किताब पे आपके, बहार का, दुबली का, भला, अच्छाई, और लिखना क्या आपने, अल्फाज के मुतजाद यानी ज़िद में आने वाले लफ्ज़। अब आ जाएं बेटा आप पेज नंबर 93 पे, सब अपने पेज को टर्न ओवर कर लें, अपने पेज को पलट लें। इसमें आपके जो सवाल इस पेज के मैंने शामिल किए हैं वो सवाल हैं बेटा आपके, सवाल नंबर 5 आपको स्किप करवा दिया, नहीं करेंगे आप। मुहावरात वैसे भी आप दूसरी उर्दू बी में कर रहे हैं, इन मुहावरों के मानी लुगत में तलाश करें, ये बिल्कुल सवाल नंबर 5 आपने छोड़ दिया। सवाल नंबर 6 पे आ जाएं आप, सवाल नंबर 6 अल्फाज अलग करें, ये भी आपने तुलबा आपने खुद करना है और इसको आपने क्या करना है, कॉपी वर्क पे करना है। सवाल नंबर 6 आपने किस पे करना है, कॉपी पे करना है। आपने यही स्टेटमेंट लिखनी है, आपने मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज को, अब स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज को अलग अलग करें। स्टेटमेंट क्या है, मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज को अलग अलग करें। इसका एक मैं तरीका बता देती हूँ, ठीक है। जब आप, जैसे मैं फॉर एग्जांपल दरख्त का आपको बता दूँ कि आप दरख्त लिखते हैं, जब कॉमन जब हम लोग आप ये कहते हैं ना दरख्त गिर गया है, आप ये तो नहीं कहते दरख्त गिर गई है। तो इस तरह आपने पहले जुमला बनाना, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये जुमला मुअन्नस है या मुज़क्कर है, क्योंकि अल्फाज की एक तो हम जिन्स के लिहाज से मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ते हैं ना, कि कौन से लफ्ज़ मुज़क्कर हैं, कौन से लफ्ज़ मुअन्नस हैं, रिश्तों के लिहाज से, काम के लिहाज से। यहाँ पे अल्फाज का भी मुज़क्कर मुअन्नस होता है, जिसमें आगे दरख्त गिर गया, जब गया है तो ये मुज़क्कर होगा और गई है मुअन्नस होगा, छोटी या जो मुअन्नस की अलामत होती है। उसके बाद हवा का भी आप फ़िक्रा बनाएं, मुसीबत का भी आप फ़िक्रा बनाएं, माजरा का भी। ऐसे आप देखेंगे, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप इसका जुमला नहीं बनाएंगे। फिर जुमले पे आप देखेंगे ये मुज़क्कर बन रहा है या जुमला मुअन्नस बन रहा है। जैसे दूसरा हवा है, दो की मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, हवा का भी मैं दे दूँ ताकि आपको दोबारा से पता चल जाए। हवा चल रही है, ठीक है, हवा चल रहा है नहीं है, बल्कि क्या है, हवा चल रही है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या है, मुअन्नस। नेक्स्ट आ जाए बेटा सवाल नंबर 7 पे। नेक्स्ट किस पे आ जाए आप लोग, सवाल नंबर 7 पे, मदरजल मनफी और इस्तिफामिया जुमलों को सादा जुमलों में तब्दील कीजिए। ये आपका कॉपी वर्क है। सवाल नंबर 6 भी आपका कॉपी वर्क है, सवाल नंबर 7 भी आपका कॉपी वर्क है। आपने कॉपी पेन को उतारना है इसी स्टेटमेंट के साथ। अब मदरजल मनफी जुमले कौन से, मैंने क्या बताया था कि मनफी जुमले कौन से होते हैं, जिसमें किसी काम के ना करने का बताया गया हो, जिसमें किसी काम के ना होने, ना करने, ना सहने का बताया गया हो, ठीक है। और इस्तिफामिया जुमले कौन से होते हैं, इस्तिफामिया जुमले सवालिया जुमले होते हैं। और सवालिया जुमलों की क्या निशानी होती है कि आपने इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। और इसके शुरू में कौन सा, एक तो मैं आपको बना के बता देती हूँ, जैसे वहाँ अनार और पीपल के दरख्त नहीं थे। यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे कोई जगह है तो वहाँ पे अनार और पीपल के दरख्त नहीं थे। जब मैं इसको सादा बनाऊँगी तो वहाँ पे मैं कहूँगी वहाँ अनार और पीपल के दरख्त थे, तब भी ये ख़त्म आएगा, मनफी में भी ये ख़त्म आएगा। लेकिन जब मैं इस्तिफामिया अल्फाज लगा दूंगी साथ, इस्तिफामिया अल्फाज कौन से हैं, अच्छा बेटे ये देखो आपने सॉरी सवाल नंबर 7 इसकी स्टेटमेंट पहले अच्छे से पढ़े। मदरजल मनफी और इस्तिफामिया जुमलों को सादा जुमलों में तब्दील करना है, ठीक है। मनफी और सवालिया का मैंने आपको बता दिया। सवालिया जो है वो क्या है, सवालिया जुमले वो जुमले होते हैं जिनके आगे क्वेश्चन मार्क लगता है। और इसका एक खास स्पेसिफिक वर्ड एक जो ग्रामर की रो में आता है वो है इस्तिफामिया जुमले। और इनको हमने क्या करना है, सादा जुमलों में। आपने 2 ब्लॉक बनाने हैं, एक में ये लिखने हैं जुमले मनफी और सवालिया जुमले, आप सारे जुमले इसके लिख लें। आगे सादा जुमलों की एक ब्लॉक बना लें और उसमें आप बना लें, जैसे वहाँ अनार और पीपल के दरख्त नहीं थे। ये जो आपका फिक्र है ये मनफी है, ये कौन सा है, ये मनफी है। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने सादा जुमले में तब्दील करना है। किसमें, सादा जुमले में। सादा जुमले में आप कैसे करेंगे, वहाँ अनार और पीपल के दरख्त थे नहीं, हम बीच में हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या गाय नदी के पास खड़ी थी, अब इसको हमने कैसे सादा बनाना है, इसका हम क्या का लफ्ज़ मिटा देंगे, क्या का लफ्ज़ नहीं लिखेंगे, गाय नदी के पास खड़ी थी और क्वेश्चन मार्क भी ख़त्म कर देंगे। और हम क्या यहाँ पे क्या ले आएंगे, ख़त्मा ले आएंगे।
ख़त्मा एक छोटी सी लाइन होती है जो कि हम फ़िक्रा मुकम्मल होने पर, यानी ऐसा फ़िक्रा जिससे पूरी बात समझ आ रही हो और मुकम्मल फ़िक्रा वो हो जाता है, तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, फिर ख़त्मा लगा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या ठंडी हवाएं चल रही थी, ये भी क्वेश्चनर स्टेटमेंट है, इस्तफामिया जुमला है। इसमें भी हम कैसे इसको सादा बनाएंगे, ठंडी हवाएं चल रही थीं, क्वेश्चन मार्क ख़त्म करेंगे, क्या का लफ्ज़ ख़त्म करेंगे और ख़त्मा ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है। बकरी ने सलीके से कलाम नहीं किया, मनफी जुमला है, इसको हमने सादा जुमले में कैसे तब्दील करना है, बकरी ने सलीके से कलाम किया, नहीं को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसमें से नहीं का लफ्ज़ जो है वो क्या कर देंगे, हम लोग ख़त्म कर देंगे। उसके बाद क्या है, क्या अच्छी बात दिल को लगती है, इस्तफामिया जुमला है, सवालिया जुमला है, तो क्या करना है आपने इसको अच्छी बात दिल को लगती है, आपने क्वेश्चन मार्क ख़त्म करना है, क्या ख़त्म करना है और इसके आगे फुल स्टॉप डाल देना है। ये तो बेटा हो गया हमारी आज की रीडिंग और मशक़ी काम। उम्मीद है आपको ये काम समझ आ गया होगा। इसमें मुश्किल अल्फाज को ज़्यादा नहीं है, आपने खुद से ही मुश्किल अल्फाज को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अगर आपको वो समझ नहीं आते तो आप उन्हें अपनी डिक्शनरी से तलाश करें और सबक को आपने अच्छे तरीके से पहले जब आप रीडिंग करते हैं उसकी सबक की, तब तक आपका सबक जो है वो क्या है, आपका वो आपको प्रॉपर याद नहीं होगा। और अगर आपने अशार भी या नज़म की सूरत में पढ़े हैं तो उसको भी आपने अच्छे तरीके से पहले नज़म पढ़ें, उनके मुश्किल अल्फाज के मानी तलाश करें, फिर आप उनको छोटे छोटे फ़िक्रों में लाइन वाइज आप बनाते जाएं और उनको एंड पे जब आप जोड़ लेंगे तो वो पूरी आपकी तशरीह आपके पास तैयार हो जाएगी चंद अशार की, ठीक है। ये नज़म जो है ये अल्लामा इकबाल की नज़म है। किस शायर किसने लिखी है, अल्लामा इकबाल ने लिखी है। शायर का नाम भी आपने याद रखना है। जब आप तशरीह करते हैं तो फिर आपने शायर का हवाला भी ज़रूर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।